कल हम आपको सारा सिलेबस बताए थे कि हम लोग अर्थमेटिक में क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, एडवांस और डीआई। एडवांस में जो आपका टॉपिक है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट, यानी 5 टॉपिक हैं। अर्थमेटिक में 18 टॉपिक हम आपको बताए थे और उसमें जो हम आपको बेस चैप्टर बताए थे वो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि बेस चैप्टर कौन कौन सा था। सबसे पहला तो रेशियो था, दूसरा है कंपाउंड प्रोपोर्शन जिसको आप लोग मिश्र समानुपात बोलते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक बेस चैप्टर है वो है परसेंटेज। फिर एक है आपका एवरेज और एक अंतिम है आपका अर्थमेटिक का बेस चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आपको अगर हम सच बताएं तो ये 5 टॉपिक ही हम लोग को 18 में पढ़ना है। मतलब अगर ये 5 टॉपिक आपका बहुत अच्छा से पकड़ है, समझ है, तो ये मान के चलिए कि बाकी जो आपका 13 चैप्टर बच रहा है, सिर्फ अर्थमेटिक का ही अभी हम बात कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। कल हम आपको बताए थे। तो इस बताने का इसका सेंस इतना ही है कि आप जो है इस चैप्टर पे खूब मेहनत कीजिएगा। हम अगर बताएं भी तो उससे कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ही मेहनत करना है, क्योंकि ये आपको काम आएगा। इसलिए ये सब चैप्टर पे आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो अब हम लोग जो सबसे पहले शुरू करेंगे वो हम लोग का है रेशियो चैप्टर। 18 चैप्टर का बेस है वो रेशियो अकेला ही, मतलब सब तो है ही, लेकिन जो बनाने का विधि हम लोग यूज़ करेंगे वो रेशियो कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे। यानी कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा अगर जो ज़रूरत है वो है हमको रेशियो समझने का अच्छे से। जितना अच्छा से हम लोग रेशियो पढ़ेंगे उतना अच्छा हमारा सारा चैप्टर होगा, ये आपको समझना है। रेशियो आपको मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ज्योमेट्री में भी काम आएगा, अलजेब्रा में भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, नंबर सिस्टम में भी काम आएगा। और जितने भी चैप्टर हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट, स्ट्रीम, रेस है, परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट, एसआईसी है, जितना भी चैप्टर है सब में आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग जो है रेशियो कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे जितना भी क्वेश्चंस, क्योंकि फास्ट अप्रोच यही हो सकता है। तो हम लोग रेशियो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे आप लोग रेशियो क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 6 में जब हम लोग पढ़े होंगे तो वो बहुत बेसिक तरीक़ा से पढ़े होंगे, एक्स मान करके, वाई मान करके, या कोई भी अलजेब्रिक टर्म में हम लोग मान करके हल किया करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अलग करेंगे। और रेशियो को ये नहीं समझना है कि इसमें 5 दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है, महीना दिन लग रहा है। ये मान के चलो कि आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशियो पढ़ रहे हैं, मतलब आप पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा तो फिर आपको कितना भी कोई भी चैप्टर किसी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हमको रेशियो में हड़बड़ाना भी नहीं है कि भाई जितना जल्दी कोर्स हम लोग ख़त्म कर ले, जितना जल्दी रेशियो ख़त्म कर ले और फिर आगे चले। ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो ख़त्म नहीं करना है, हम लोग को दिल और दिमाग में बैठा लेना है इस चैप्टर को। तो इस पर आप लोग पूरा फोकस रहिएगा। और एक बात, कभी भी क्लास में देखिए पूछने के क्रम में आप डिस्टर्ब नहीं होएगा, डरिएगा नहीं। ये हेजिटेशन नहीं रखना है कि अरे पूछेंगे तो सर पता नहीं गुस्सा होंगे, पूछेंगे तो पता नहीं लड़की लोग कैसा मेरे बारे में फील करेगी, या लड़की लोग सोचेगी कि हम पूछेंगे तो लड़का लोग मेरे बारे में कैसा फील करेगा। यहाँ कोई फील विल नहीं करना है। यहाँ पे आप आए हैं पढ़ने, आपको कहीं भी डाउट हो आप बेहिचक पूछेगा। आपका काम है पढ़ना, पढ़कर सीख करके जाना। अभी तो आपको रेशियो का चैप्टर हम लोग पूरा यूट्यूब पर भी इसीलिए डाल रहे हैं कि ताकि आपका जो बेस है एटलीस्ट सही रहे। यहाँ पे पढ़ाने के बाद अगर समझने में कोई दिक्कत होता है, फर्स्ट टाइम जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको दिक्कत तो डाउट तो रहेगा ही। कितना भी हम समझा दें, आप कर लें, थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, तो आप उस चीज़ को जा करके पुनः रिवीजन करेंगे। और एक बात अभी हम वार्निंग दे रहे हैं, बाकी उसके बाद जो दिल करे करना। पहले हम बोल रहे हैं जब तक हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेरा एक ही काम करना, उसके बाद सब बात मेरा मत मानना। लेकिन एक बात मान लेना, जब तक हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तब तक किसी टीचर का यूट्यूब पर मत देखना। ये मेरा इतना काम करना है। ऐसा नहीं कह रहे चल थोड़ा
देखते हैं फलाना के कैसन है, वो चिलाना कैसन है, ऐसा सीख लेते हैं ही टाइप का क्वेश्चन है, कल जाके गर्दा उड़ाएंगे क्लास में, वैसा नहीं दिमाग लगाना। पहले अच्छा से जो हम बता रहे हैं उसको मेहनत करना, उसके बाद दूसरे टीचर को देखना समझना, ठीक है। तो अभी हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। इसमें आगे हम लोग इसका वेरिएशन भी पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे। बिल्कुल यह मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है, एकदम आप शून्य बट्टा सन्नाटा है, तो एकदम हम लोग जीरो लेवल, माने इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है। क्लास 6 में भी इतना छोटा से नहीं शायद शुरुआत किया होगा आप लोग को। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम लोग करेंगे सीजीएल मेंस लेवल, यही हम लोग का रहेगा। तो अनुपात में कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ रूल्स है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग को जानना होता है, समझना होता है। और फिर से एक बात को रिपीट करेंगे कि जितना बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो सब के सब आपको काम आने वाला होगा। इसलिए आप जो है थोड़ा सा भी इसको आप काम चलाने वाला बात नहीं लीजिएगा कि अरे चल यार नहीं भी समझ रहे हैं तो इतना देख लेंगे, कुछ होगा तो क्या दिक्कत है। हर चीज़ को समझना है, कोई डाउट हो सीधे मेरे पास ट्रांसफ़र कीजिएगा, हम बताएंगे। और ये जितना भी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब हम लोग पूरे चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं। रेशियो के लिए नियम हम नहीं बता रहे हैं। ये जितना सारा अभी नियम बताएंगे ये किसके लिए नियम होगा? सभी चैप्टर्स के लिए, ना कि रेशियो के लिए। पढ़ तो रहे हैं रेशियो के नाम से चैप्टर, लेकिन जितना भी बात करेंगे वो सब पूरे चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरे चैप्टर में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो जो प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग डील करेंगे, क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो ये सब समझने के लिए हमको रेशियो पढ़ना है। तो रेशियो में कुछ बात है उसको हम लोग समझते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला बात, और ये हर जगह काम में आएगा, सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। दुनिया का हर एक चीज़ अनुपात है, यह डिफिनेशन से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा गया है, अनुपात जो है दो समान इकाई वाले राशियों के बीच के सापेक्षिक संबंध को बताता है। इसका यही काम है रेशियो का। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दो है, समान इकाई है, इसका मीनिंग क्या है।
जैसे आप लोग को कभी बताया गया होगा, लिखा है 15 रुपया का 45 रुपया, इन दोनों के बीच अनुपात बताइए। तो अनुपात निकालना होगा तो अनुपात का चिन्ह आपको पता है, कॉलन से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। और कह रहा है कि समान इकाई वाला भी होना चाहिए, 2 गो होना चाहिए और समान इकाई वाला चाहिए। तो 2 गो हम लिए 15 रुपया और 45 रुपया। और समान यूनिट भी होना चाहिए। यूनिट किसको बोलते हैं? जैसे 5 रुपया तो रुपया कौन चीज़ हो गया? यूनिट। 5 गाय तो गाय कौन चीज़ हो गया? यूनिट। 20 किलोमीटर तो किलोमीटर कौन चीज़ हो गया? यूनिट जो है किसी भी राशि को स्पष्ट करता है। जैसे कोई बोला कि हम जो है 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो ये जो क्लास हुआ ये यूनिट हो गया वहाँ पे। हम 5 साल का हैं तो साल जो है यूनिट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यूनिट जो है 15 बोलने से कोई नहीं समझता। 15 रुपया बोले तो हम समझे अच्छा रुपया का बात हो रहा था। यहाँ रुपया कौन चीज़ है? यूनिट है। तब पहले देखिए कि समान यूनिट होना चाहिए। यूनिट कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, समान इकाई। तो यूनिट तो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी रुपया है, यहाँ भी रुपया है। अब 2 गो होना चाहिए, 2 गो भी है, 15 रुपया और 45 रुपया, और इसी के बीच हमको रिलेशन निकालना है। तब 15 तिया 45 यानी कि 1:3, क्योंकि रुपया से रुपया भी तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पे मान लो कि रुपया यहाँ पे हो जाता सिक्का, यहाँ पे लिखा 15 रुपया, यहाँ लिखता 45 सिक्का, तो क्या रुपया सिक्का से कट जाता? नहीं कटता। और जब कटता नहीं तो रेशियो भी नहीं निकाल पाते हम लोग। आगे हम लोग सीखेंगे कि रेशियो जो होता है यूनिटलेस होता है। 15-16 पॉइंट आपको लिखाएंगे। रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस हो जाता है। यूनिटलेस कब होगा? जब यूनिट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तब यूनिटलेस होगा। तो 1:3। अब यहाँ से सवाल आता है कि 1:3 आखिर है ये क्या? 1:3 जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हम लोग को जानना है कि 1:3 है क्या। तो देखिए आगे पहले तो ये बोला कि अनुपात जो है 2 समान यूनिट वाले राशि के बीच काम करेगा। तो 2 समान यूनिट वाला हम ले लिया। अब ये जो किस तरह का काम करेगा, तो ये रिलेशन बताने का काम करेगा, रिलेशन। अब सवाल ये भी है कि भाई रिलेशन बनाएगा तो किस तरह का रिलेशन बनाएगा? तो ये जो है 1 और 3, इसको देखो हम ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान देना हम क्या लिख रहे हैं। ₹15 ₹45 रुपया का 1/3 गुना है या 1/3 है। बात तो वही है। देखो क्या ये बात सही लिखे है कि नहीं? हम 1:3 आया तो 1:3 किसका है भाई? 15 रुपये और 45 रुपये के बीच जो रिलेशन है 1:3 का। और ये रिलेशन क्या बता रहा है एक दूसरे के बीच? कि 15 रुपया जो है 45 रुपया का कितना गुना है? कितना है बताइए? 1/3 गुना है। तो 15 रुपया 45 रुपया का 1/3 गुना है। तो 45 का 1/3 हल कीजिए तो कितना आएगा? 45 का 1/3 हल करेंगे तो बोलो कितना आएगा? तो क्या 15 रुपया 45 रुपया का 1/3 गुना नहीं है? देखिए जब भी हम आपसे पूछते हैं कुछ तो आप हाँ ना बोलते रहिएगा, उससे हमको पता चलेगा कि न्यूटन थर्ड लॉ काम कर रहा है। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो संबंध यही बताता है कि 15 रुपया जो है एक्चुअल में 45 रुपया का 1/3 गुना है। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं। और ये हमेशा यही संबंध आपको बताएगा कि 15 रुपया 45 रुपया का 1/3 गुना है। अब मान लो कि कहीं और हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिख दिया 20 रुपया और यहाँ लिख दिया 60 रुपया, और इन दोनों के बीच हमको 80 रुपया ले लो। इन दोनों के बीच हमको एक रिलेशन निकालना है। तो हम देखेंगे कि रुपया से रुपया कैंसिल हो जाएगा। अब 20 चौका 80 यानी 1:4। तो आपसे कोई पूछेगा कि बाबू 1 क्या है 4 क्या है, 1:4 का मीनिंग क्या है? तो आपको बोलना चाहिए कि इसका मीनिंग यही है कि एक रिलेशन बता रहा है। 1:4 जो है 1 और 4 के बीच एक रिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है।
और यह संबंध क्या बता रहा है कि 20 रुपया जो है 80 रुपया का 1/4 गुना है। देख लो 20 रुपया 80 रुपया का 1/4 गुना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही आपको बता रहा है कि 20 रुपया जो है 80 रुपया का 1/4 गुना, यानी 1:4 का मीनिंग यही हुआ। समझ में आया? अच्छा, 1:4 को हम लोग 1/4 बोलते हैं, नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना। हेडिंग हम लोग देंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, छापिए उपिए मत, आराम से सब आपके पास चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। पंद्रह पॉइंट हम लोग लिखाएंगे, उसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरत का चीज़ है इसको राशि के साथ शब्द भी ऐड कर लेंगे तो ठीक रहेगा। डिनोमिनेटर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखें कि प्रश्न में कभी भी अनुपात के पहले का अथवा से गारंटी है कि लगा रहेगा। अगर कहीं अनुपात है तो उसके पहले का अथवा से लगा ही रहेगा, और जिस राशि के साथ यानी कि शब्द के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हम हर इन द सेंस डिनोमिनेटर का बात कर रहे हैं। एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो उसे हम हर मान लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, अनुपात को a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि a/b बोलिए चाहे a/b बोलिए, इसको a:b पढ़ते हैं हम लोग, तो अनुपात को हम लोग a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग मेन अभी फोकस हम लोग को करना है वो पॉइंट नंबर 1 पे करना है, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ये क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है कि प्रश्न में अनुपात के पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है, अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हम हर यानी कि डिनोमिनेटर मान लेंगे। इसका मीनिंग क्या है
थोड़ा सा हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपके पास, सब लोग इधर ध्यान देंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, राम की आयु श्याम की आयु का 4/5 गुना है, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो प्रश्न के बीच में इस तरह का लैंग्वेज में यूज होता है। जो ये इस तरह का जो आपको चीज़ दिख रहा है, ये लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता है। हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। राम की आयु श्याम की आयु का 4/5 गुना है, तो राम और श्याम की आयु के बीच का अनुपात बताइए। राम की आयु श्याम की आयु का 4/5 गुना है, तो राम और श्याम की आयु के बीच का अनुपात बताइए। पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माना कि राम की आयु बराबर x, लेट राम की आयु को कितना मान लिया जाए, x, और श्याम की आयु को कितना मान लिया जाए, y ये मान लेते हैं। शुरू से माने हैं तो अब काहे हम z मानेंगे, तो x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम की आयु श्याम की आयु का 4/5 गुना है, तो राम की आयु है कितना, x। ध्यान दो, राम की आयु कितना है, x। आयु जो राम का आयु है यानी कितना, x। समझो, ये बहुत जगह बच्चा लोग आगे गलती करता है, नहीं कर पाता है, इक्वेशन इस तरह का नहीं डेवलप कर पाते हैं लोग। राम की आयु श्याम की आयु का 4/5 गुना है। राम की आयु जो है ना वो श्याम की आयु का 4/5 गुना है, तो राम की आयु है कितना, x। तो राम की जो आयु है यानी जो x है वो श्याम की आयु का 4/5 गुना है। श्याम की आयु है कितना, y। फिर से श्याम की आयु का 4/5 गुना, तो श्याम की आयु कितना है, y का 4/5 गुना, का 4/5 गुना है। कौन है, राम की आयु। राम की जो आयु है श्याम की आयु का 4/5 गुना है, श्याम की आयु का 4/5 गुना, तो श्याम की आयु है y और उसका 4/5 गुना, तो ये हो गया श्याम की आयु। और उसका आयु का 4/5 गुना जो है वो कौन है, राम की आयु है, यानी कि x है, अर्थात ये दोनों होगा आपस में बराबर। अरे सही बोल रहे हैं। हल करना तो आप लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5x बराबर 4y, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, या हम इसको बोल सकते हैं 4:5। नहीं बोलेंगे, x अनुपात y कितना आएगा, 4:5, और x हमारा था राम की आयु और y हमारा था श्याम की आयु। यही पूछा भी जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बहुत जगह यूज होगा, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल जो पुराने लोग हैं उनको पता है इसका क्या महत्व है। हर जगह आएगा, क्रय मूल विक्रय मूल का 5% है, क्रय मूल विक्रय मूल का 1/3 है, राम की आयु श्याम की आयु का 2/5 गुना है, जबकि मोहन का 8/7 गुना है। ऐसा बहुत जगह होगा। देखिए, अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्रश्न में अनुपात के पहले का अथवा से जरूरी है कि लगेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। और जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहे उसको हमको हर मान लेना है, यानी कि डिनोमिनेटर मान लेना है। जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहे उसको हमको हर मानना है। हम बोले कि अनुपात के पहले का अथवा से जरूरी लगा रहेगा। अनुपात बोलेंगे किसको, जो a/b के रूप में हो। फिलहाल अभी इतना ही हमको जानना है कि a/b है, इसका मतलब वो अनुपात है। तो देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, हम बोले कि प्रश्न में कहीं ना कहीं अनुपात दिया रहेगा। तो ये बताइए कि ये आपके सामने प्रश्न है, इसमें कहीं आपको अनुपात दिख रहा है क्या, नहीं ना है, नहीं है। ये 4/5 अनुपात नहीं है, तो आप लोग भी बोल रहे नहीं है। 4/5 कौन चीज़ है, अभी तो आप लोग को बताया गया था कि जो a/b के रूप में है वही अनुपात है ना।
तो देखिए हम बोले कि जब कभी भी प्रश्न में कहीं अनुपात दिखेगा तो गारंटी है कि उसके साथ का अथवा से लगा रहेगा। जैसे आप बताओ, कोई एक सेंटेंस बताओ, अगर मान लो यहाँ पे हम का हटा देते हैं तो क्या ये सेंटेंस सही है? सोचो, राम की आयु श्याम की आयु 4/5 गुना है, क्या बोल रही है? इसका कोई मीनिंग है क्या? ऐसा कोई सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं अनुपात रहे लेकिन का अथवा से नहीं लगा रहे? सोचिए, बना सकते हैं आप लोग? नहीं बनेगा, दिमाग मत लगाइए। तो हम बोले कि जब कभी प्रश्न में कहीं पे अनुपात दिखे, तो यहाँ हमको अनुपात दिख रहा है कितना? 4/5। तो जब कभी भी प्रश्न में कहीं अनुपात रहेगा तो उसके पहले का अथवा से जरूर रहेगा। अब दूसरा बात, हम बोले कि जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसको हमको क्या मान लेना है? हर मान लेना है, डिनोमिनेटर मान लेना है, बोले थे ना। तो यहाँ पे दो लोग हैं, क्योंकि अनुपात का काम है दो लोग के बीच के संबंध को बताना, और यहाँ पे दो लोग कौन कौन है? राम है और श्याम। अब का अथवा से दो लोग के साथ लगा होगा। एगो देखिए यहाँ पे की देख रहा है, कोई बात नहीं, की से भी बहुत हो सकता है कोई का भी लगा दे, यहाँ संभव है, आ सकता है कहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर का इसको माने कि उसको माने। अब देखो, अनुपात हमको बोले थे कि सबसे पहले प्रश्न में कहीं अगर अनुपात दिखे तो उसके पहले गारंटी है कि का अथवा से जरूर लगा रहेगा। अनुपात के पहले का अथवा से जरूर लगा रहेगा। कितना? यहाँ का लगा हुआ है ना, बोलो। और हम बोले कि जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसको हमको हर मान लेना है। देखिए, चूंकि हमको निकालना है राम और श्याम की आयु का अनुपात निकालना है, तो ये बताइए कि ये अनुपात के पहले जो का लगा है वो किसके साथ लगा है? राम की आयु के साथ का लगा है कि श्याम की आयु के साथ का लगा है? दिख रहा है आराम से, बिना चश्मा के भी दिखेगा कि का जो है श्याम की आयु के साथ लगा हुआ है। तो श्याम की आयु के साथ का लगा हुआ है। हम बोले कि जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहेगा वो हमारा कौन चीज़ होगा? देखिए, कुछ लोग न्यूमरेटर बोल रहा है, अंश बोल रहे हैं, हर होगा ना। तो हर यहाँ पे कितना है? 4 है कि 5 है? तो यानी कि श्याम की आयु हो जाएगा, और अनुपात का काम है दो लोग के बीच के संबंध बताना। तो एक तो हो गया श्याम, तो बचा कौन? इसका मतलब राम कितना होगा? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मान लीजिए कि कहीं आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि कहीं आपसे एक क्वेश्चन कर दिया गया कि संदेश का तापमान आरा के तापमान का 20/19 गुना है। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि संदेश और आरा के तापमान का अनुपात बताइए, क्योंकि बात किसका हो रहा है? तापमान का। तो हम संदेश और आरा के आयु का अनुपात नहीं ना बता देंगे। तो संदेश का और आरा के तापमान का हमको अनुपात बताना है। कोई बात नहीं, देखिए अनुपात लिखना हम लोग सीख रहे हैं। हम आपको बताए थे कि प्रश्न में यदि कहीं अनुपात रहेगा, बोलो यहाँ पे कहीं अनुपात दिख रहा है क्या? कितना है? बहुत बढ़िया। यदि प्रश्न में कहीं अनुपात दिखेगा तो गारंटी है कि उसके पहले का अथवा से लगा रहेगा, लगा हुआ है। अब सवाल ये रहेगा कि जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहेगा वो हमारा कौन चीज़ होता है? हर होता है। तो हर यहाँ पे कितना है? अच्छा, एक बात बताओ कि का किसके साथ लगा है? आरा के तापमान के साथ कि संदेश के तापमान के साथ? यानी कि आरा का तापमान होगा तो संदेश का कितना होगा? क्योंकि अनुपात दो के बीच संबंध बताता है। तो एक हो गया आरा, तो गारंटी है कि दूसरा होगा संदेश। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन लिख दिया, पूजा की आयु नेहा की आयु का 19/21 गुना है। तो हमको बताना है नेहा और पूजा की आयु का अनुपात।
कितना होगा बताओ? पहले देखिए कि प्रश्न में कहीं अनुपात है, और अगर कहीं अनुपात होगा तो उसके पहले का अथवा से, और जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहेगा वो हमारा कौन चीज़ होता है? तो ये बताइए का किसके साथ लगा है? नेहा की आयु के साथ कि पूजा की आयु के साथ? इसका मतलब नेहा की आयु कितना होगा? तो नेहा की आयु 21 होगा, तो गारंटी है पूजा कितने की होगी? यानी कि नेहा और पूजा के उम्र का अनुपात 21:19 होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को हल कर लीजिएगा। एक आगो टेस्ट करते हैं, देखते हैं। क्रय मूल्य लिखे हैं, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 30/37 गुना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए कितना होना चाहिए? देखो प्रश्न में कहीं ना कहीं यदि अनुपात है तो उसके पहले का अथवा से गारंटी है कि लगा रहेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि का किसके साथ लगा है? क्रय मूल्य के साथ कि विक्रय मूल्य के साथ? जो नियरेस्ट है उसी का हम लोग पहले देखेंगे। तो नियरेस्ट यहाँ पे विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के साथ का लगा भी हुआ है, यानी कि जिसके साथ का अथवा से लगा रहेगा वो हमारा हर होता है। तो यहाँ हर कितना है? 37। इसका मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 37 और क्रय मूल्य हो गया कितना तब? अच्छा एक बात बताओ, वैसे हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा नहीं रहे, पूछ रहे हैं आपसे। आप किसी चीज़ को 30 रुपया में मान लो कि खरीदे हैं और 37 रुपया में बेच दिए, ये रुपया है नहीं, हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि 30 रुपया में खरीदे हैं 37 रुपया में बेच दिए, तो आपको हानि कितने रुपए का हुआ? अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लो कि प्रॉफिट आप ही बताओ कितना हो रहा है? 7 रुपया। तो इसका मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का रेशियो 30, 37 और 7 होगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया है।